मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। और आज का मेरा जो विषय है वो है समाजशास्त्र की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में जो समाजशास्त्र विषय है वो किस प्रकार से बिहेव करता है या उसकी प्रकृति क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो पीएस लैंडिस का एक कोटेशन है जहाँ से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र को हम लोग सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और भौतिक शास्त्र को हम प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में भौतिक शास्त्र और समाजशास्त्र, या ये कहें कि सोशल साइंस और नेचुरल साइंस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? इस कोटेशन को देख के लगता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में जानना आवश्यक होगा और ये पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि समाजशास्त्र विषय या समाजशास्त्र किस हद तक विज्ञान की श्रेणी में आता है या विज्ञान की श्रेणी में आता भी है या नहीं आता है। ये सभी प्रश्न हैं जो हमें समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जब हम जानेंगे तो इनके उत्तर हम लोगों को मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है उसको हम वैज्ञानिक प्रकृति भी कहते हैं। क्यों है समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक? इसके जो प्रमुख कारण हैं या इसके साथ में जो तर्क दिए जा सकते हैं वो अग्रलिखित हैं, जो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। पहला तर्क है समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। जब भी हम नवीन ज्ञान की खोज के लिए अथवा किसी पुराने ज्ञान के सत्यापन की बात करते हैं तो उसका जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति होता है। क्यों होता है? क्योंकि चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, या हम बात करें समाज विज्ञानों की, सभी में जब रिसर्च की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, तो उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वे वैज्ञानिक पद्धतियां, चाहे बात की जाए अवलोकन की बात की जाए या प्रयोगशाला वैज्ञानिक पद्धतियों की बात की जाए, कि जब हम बात करते हैं नेचुरल साइंसेज की तो नेचुरल साइंसेज में प्रयोगशाला होती है, परंतु जब समाजशास्त्र की या सामाजिक विज्ञानों की हम बात करते हैं तो उनमें प्रयोगशाला का अभाव तो है, परंतु जो पद्धतियों का प्रयोग है वो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति होती है। इसके पक्ष में दूसरा तर्क ये दिया जा सकता है कि समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। अब यदि हम सबसे पहले बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान या किसी भी विषय को विज्ञान मानने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि उसमें तार्किक आधार पर तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाए, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तो यदि हम अवलोकन की बात करें तो अवलोकन विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता होती है। यदि हम बात करें कि सबसे पहले न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया वो किस आधार पर दिया, तो उनका वो ऑब्जर्वेशन था, उनका वो अवलोकन था कि एक सेब पेड़ से नीचे गिरती है, तो उन्होंने देखा कि ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, और इसके बाद उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो वो अवलोकन का ही परिणाम था। तो उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी तथ्यों का एकत्रीकरण करने के लिए अवलोकन का सहारा लिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यदि हमें किसी भी विषय का अध्ययन करना है, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करना है, यदि हमें बाल अपराध का अध्ययन करना है या किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें बाल अपराध की क्या स्थिति है। हम ये सामान्य ऑब्जर्वेशन करेंगे, सूक्ष्म उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगली पद्धतियों से और वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे। तो दूसरी चीज है कि इसमें अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तीसरा है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। अब यदि बात की जाए
तो किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में डेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, एक रिसर्चर द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो जब अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्रित करता है तो उनका वर्गीकरण भी करता है और उनका विश्लेषण भी करता है, अर्थात उनका क्लासिफिकेशन और उनको एनालिटिकल रूप से देखता है। जैसे कोई भी जब अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का जब रिसर्च किया गया तो उसमें देखा जाएगा उसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जैसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, या उसमें जिन जिन विशेषताओं को उसने सम्मिलित किया है उस आधार पर उसका वर्गीकरण करता है, तत्पश्चात उसका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए जो समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, समाजशास्त्र में काहे का वर्णन किया जाता है। क्या है का वर्णन किया जाता है, व्हाट इज। अब यदि हम देखेंगे कि जो किसी भी विज्ञान में, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो, हम देखेंगे कि साइंस का जो बेसिक कंसेप्ट है या साइंस की सबसे मुख्य विशेषता है वो है कि उसके अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है। व्हाट इज अर्थात क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होना चाहिए ये एक आदर्शात्मक वाक्य है और कभी भी विज्ञान आदर्शों की बात नहीं करता है, मूल्यों की बात नहीं करता है। उसके अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी डेटा कलेक्शन किया जाता है तो डेटा जो कलेक्ट होगा वो वही कलेक्ट होगा जो वास्तव में उसका स्वरूप है, ना कि उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो विज्ञान की एक विशेषता क्या है का अध्ययन किया जाता है, तो समाजशास्त्र में भी क्या है का अध्ययन किया जाता है, ना कि क्या होना चाहिए। अगला है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्य कारण संबंध क्या होते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब भी हम किसी भी घटना को, जो घटना घटित होती है, उस घटना के घटित होने के पीछे जो कारण हैं, जब हम समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं उन कारणों को जानने में, तो हमारा वो रिसर्च तार्किक अनुसंधान हो जाता है। उसको हम तार्किक अनुसंधान कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं, जो कारण होते हैं, उन कारणों को यदि हम जान पाते हैं तो ये विज्ञान की श्रेणी में आता है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत भी जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात है वो की जाती है। अगला है, समाजशास्त्र में सिद्धांत निर्माण किया जाता है। अब थियरी बिल्डिंग की यदि बात की जाए, सिद्धांत निर्माण की यदि बात की जाए, तो सबसे पहले नेचुरल साइंसेज में ये कहा जाए कि सिद्धांतों का निर्माण किया जाता था। और ये कैसे किया जाता था कि जब भी हम किसी भी घटना के घटित होने पर अथवा जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम उसके अंतर्गत सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और सिद्धांत क्या है? जब एक ही प्रकार की चीज़ों को हम प्रयोगों द्वारा उसका सत्यापन कर पाएं या उसमें तर्क की संभावना अधिक हो, या ये कहें कि जैसे हम बात करें किसी लैब की बात करें कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु जब मिलाया जाएगा तो वो जल का निर्माण करेगा। तो जल के निर्माण के लिए H2+O जब हम बात करेंगे तो हमेशा इसका परिणाम यही आता है। तो ये सिद्धांत दिया जाता है। तो सिद्धांत के लिए सबसे प्रमुख चीज क्या है? सिद्धांत के लिए सबसे प्रमुख चीज ये है कि उसे हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी सिद्धांत निर्माण किया जाता है। जैसे हम बात करें थियरी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सिद्धांत, या आर्थिक सिद्धांत, समाजशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों का निर्माण ठीक
प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही सामाजिक विज्ञानों या समाजशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता है। इसलिए जो समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति होती है। अगला है समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। अब बात करें हम कि जो समाजशास्त्र है उसके सिद्धांत का सबसे प्रमुख जो बेसिक चीज होती है वो ये होती है कि सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। यदि हम बात करें कि सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, तो ये हमेशा ये सार्वभौमिक सत्य है। तो ठीक उसी प्रकार से जो समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं वो भी सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। जैसे हम बात करें कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसका एक चक्र चलता है, कि जहां से हम स्टार्ट हुए थे हम वहीं पे वापस आकर रुकते हैं। तो अभी से हमें सिद्ध करना है कि कैसे ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, कि कैसे कोई भी चीज है जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है चक्रीय सिद्धांत। तो हम देखेंगे कि जो समाजशास्त्र विषय है या समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन की हम बात करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, कि हम बात करें कि 1970 से 80 के दशक में हम देखेंगे कि एक फैशन थी बेल बॉटम की। कि बेल बॉटम क्या है, कि बेल बॉटम एक ट्रेंड है जिसमें जो कपड़े पहने जाएंगे उनका एक विशेष ढंग होगा पहनने का। तो जब 70 से 80 के दशक में किसी भी हिंदी मूवी में देखें या कहीं भी हम आम भी देखें तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड सेट था। फिर 90s में वो बदला। उसके बाद में यदि आप लोगों ने गौर किया हो तो हम देखेंगे कि 2005 से लेके 8 तक या 10 तक एक ट्रेंड आया बेल बॉटम पैंट का वापस। तो ये क्या है, ये फैशन में परिवर्तन है। कि जब हम बात करते हैं कि जो परिवर्तन है वो चक्र के अनुसार चलता है तो ये सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहलाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है उसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। अगला है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। अब विज्ञान की एक बहुत प्रमुख विशेषता है, और जो विज्ञान जितना अधिक तार्किक होगा उसमें भविष्यवाणी करने की उतनी ही अधिक क्षमता होगी। कैसे होगी, यदि हम कहेंगे कि जैसे अभी सूर्योदय का मैंने एग्जाम्पल दिया तो हमें पता है कि सूर्योदय पूर्व में होगा और इस समय के पश्चात ये पश्चिम में आके अस्त हो जाएगा। तो आने वाले भविष्य की, आने वाले समय की हम विज्ञान के अंतर्गत, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो क्या समाजशास्त्र में भी संभव है। यदि हम एक बात समझें कि हम समझेंगे कि टूटे परिवार या विघटित परिवार बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, तो जब हम इस पे रिसर्च करेंगे या जो पुरानी रिसर्च पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो परिवार, टूटे परिवार हैं, विघटित परिवार हैं, वो बाल अपराध के लिए जिम्मेदार, कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। तो हम ये भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं समाजशास्त्र में भी। जैसे अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का कारण है, तो जब हम इस पर रिसर्च करेंगे या जो रिसर्च हुई है उससे हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, अशिक्षा जो है जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये सभी तर्क हैं जो हम ये कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। और जब हम बात करेंगे, जब हम इसकी आलोचना की बात करेंगे कि क्या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसका आलोचनात्मक पक्ष देखेंगे, तो ये सभी चीजें हमें वापस से रिवाइज करनी पड़ेगी। और ये सभी कारण जो उसकी वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाते हैं, बताते हैं, वे सभी कारण आलोचना में भी हमको रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? क्योंकि कभी भी जो समाजशास्त्र है या सामाजिक विज्ञान है उसमें भविष्यवाणी उस हद तक नहीं की जा सकती जिस हद तक प्राकृतिक विज्ञानों में की जा सकती है। अब बात करें सिद्धांत निर्माण की, तो क्या सिद्धांतों के रूप में हम देखेंगे कि क्या प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विज्ञानों में भी सिद्धांत उतने ही सुदृढ़ हैं? ऐसा
नहीं है। तो जब हम आलोचनात्मक पक्ष की बात करेंगे तो हमें ये पक्ष वापस से देखने पड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।